स्वागत है आप सभी का रोशन स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है विधायिका। दोस्तों विधायिका के ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आप लोगों को विधायिका का अर्थ, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बता दिया था। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो संसद है वो क्या कार्य करती है, उसकी भूमिका क्या है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में समझ लिया था। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ले। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो जाके फर्स्ट पार्ट की वीडियो को आप एक बार जरूर देख लें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के कार्यों में क्या अंतर है ना, उनकी भूमिका में क्या अंतर है, ठीक है, उनकी शक्तियों में क्या अंतर है, उसको सबसे पहले हम समझने वाले हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि यार संसद में कानून किस प्रकार से बनाया जाता है, यानी कि भारत में अगर कोई कानून बनता है, आपको पता है संसद के द्वारा ही बनाया जाता है, तो संसद में कोई भी कानून जो है वो किस प्रकार से निर्मित होता है, किस प्रकार से उसको बनाया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, हम उसको समझने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि संसद जो है वो कार्यपालिका पर किस प्रकार से नियंत्रण रखती है ना। और आखिर में हम बात करेंगे कि जो संसद है वो अपने आप को कैसे नियंत्रित करती है, ये भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। तो ये 4 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट की वीडियो में समझने वाले हैं। तो सभी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। वीडियो के एंड तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको लोकसभा की शक्तियों के बारे में बताता हूं, उसके बाद आपको राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बताता हूं। देखिए दोस्तों, जो लोकसभा है, लोकसभा जो है वो संघ सूची और संवर्ती सूची के जितने भी विषय है उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है या कानून बनाने का जो काम करती है वो लोकसभा ही करती है। संघ सूची आपको पता है और संवर्ती सूची आपको पता है। संघ सूची पे केवल सरकार जो है, केंद्र सरकार है वो कानून बनाती है, और संवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन संवर्ती सूची के ज्यादातर विषय पे केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। ठीक है, तो संघ सूची और संवर्ती सूची पे कानून कहाँ बनता है, लोकसभा में बनता है। इसके अलावा धन विधेयक और सामान्य विधेयक को प्रस्तुत कहाँ पे किया जाता है, लोकसभा में किया जाता है। सामान्य विधेयक को ऐसे हम किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि धन विधेयक की अगर बात करें तो धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पहली बार पेश किया जा सकता है। इसके अलावा प्रश्न पूछकर जो परक प्रश्न है उसको पूछकर या फिर जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको लाकर क्या करती है, ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, लोकसभा की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पता है प्रश्नकाल, शून्यकाल वगैरह होता है, जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो प्रश्न पूछकर या फिर अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका को क्या करती है, ये नियंत्रण करने का काम करती है। इसके अलावा संविधान में संशोधन करने के जो प्रस्ताव है उसको भी लोकसभा में पेश किया जाता है, तो संविधान में संशोधन संबंधित कार्य भी करती है। ठीक है, आपातकाल की जो घोषणा है वो लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव करवाने का काम लोकसभा का है। ठीक है, लोकसभा इसमें भागीदारी निभाती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाने का काम भी लोकसभा में ही किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी समितियां है, बहुत सारी समितियां बनाई जाती है या बहुत सारे आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे काम जो है वो लोकसभा के प्रतिवेदन से ही होता है, उसके विचार से ही होता है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका लोकसभा के कार्य। अब हम बात करेंगे कि राज्यसभा के क्या कार्य है। ठीक है, सामान्य विधेयक पर विचार करती है। सामान्य विधेयक को आपको पता है कि भाई राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है और उसमें संशोधन करने का काम करती है। इसके अलावा धन विधेयक के मामले में भी इसको इतना हक है कि भाई 14 दिनों तक वो क्या कर सकती है, धन विधेयक को रोक के अपने पास रख सकती है ना। इसके अलावा संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें भी इसका योगदान होता है। संविधान में संशोधन करने के कोई अगर कानून आता है तो उसमें राज्यसभा की भी विशेष भूमिका होती है। इसके अलावा राज्यसभा में भी प्रश्न पूछकर या फिर जो भी मतलब संकल्प जैसे प्रस्ताव है उसके माध्यम से क्या किया जाता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी निभाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाने की क्षमता इसके पास है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज मैं बता दूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई उपराष्ट्रपति का जो हटाने का जो प्रस्ताव है ना वो केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है और कहीं नहीं बल्कि राज्यसभा में ही लाया जाएगा अगर उपराष्ट्रपति को उसके कुर्सी से या उसको हटाना है सत्ता से। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट आपको राज्यसभा की शक्ति में बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम समझते हैं कि हमारे देश में आखिर कानून का निर्माण कैसे होता है। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर ये कानून बनाया कैसे जाता है। अब
आखिर कानून बनाता कौन है, ठीक है। तो कानून को बनने की जो प्रक्रिया है, कानून किस तरीके से बनता है, उसको समझने से पहले आपको ना विधेयक को समझना होगा। आखिर विधेयक होता क्या है। देखिए, प्रस्तावित कानून का जो प्रारूप है ना, उसको हम बोलते हैं विधेयक। यानी कि मान लो कि हमारे देश से, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया जाना है, तो सरकार क्या करेगी, जो भी गवर्नमेंट है उसने क्या किया, एक तरीके से एक दस्तावेज तैयार किया जिसपे सारी चीज़ें उन्होंने लिख दी, ठीक है। वो क्या हो गया, एक तरीके से प्रस्तावित कानून का प्रारूप है, मतलब ये चीज़ है जिसको हमें बदलना है, ठीक है। तो प्रस्तावित कानून का जो प्रारूप है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, विधेयक बोलेंगे। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि विधेयक के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के विधेयक हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 प्रकार के विधेयक की बात करते हैं, ठीक है। कुल मिला के 4 प्रकार के विधेयक की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले रहेगा हमारा सरकारी विधेयक। अब देखिए, बहुत सारे मंत्री लोग होते हैं जिनको मंत्रालय दिया जाता है ना। अब जितने भी सांसद है, जैसे लोकसभा में जितने भी सांसद है, अब उन सभी सांसदों को मंत्री पद तो मिलता नहीं है, कुछ ही सांसदों को मंत्री पद मिलता है। अब कोई मंत्री अगर किसी विधेयक को संसद के सामने पेश करता है तो वो कहलाएगा सरकारी विधेयक, क्योंकि उसको किसी मंत्री ने पेश किया है। जैसे कि वित्त मंत्री है, या फिर खाद्य ऊर्जा संसाधन मंत्री है, या फिर और भी दूसरे मंत्री है, अगर उन्होंने पेश किया है कोई विधेयक तो सरकारी विधेयक कहलाएगा। लेकिन दूसरी तरफ है निजी सदस्यों के विधेयक, यानी कि मंत्री को छोड़कर अगर दूसरे किसी सांसद ने विधेयक को पेश किया ना, तो वो निजी सदस्यों का विधेयक कहलाएगा, यानी कि उसको किसी मंत्री ने पेश नहीं किया है, ठीक है। ये बात समझे। उसके बाद है गैर वित्त विधेयक, यानी कि जिसका संबंध ना पैसों से नहीं है ना, सरकार के जो पैसे है उससे जिसका संबंध नहीं है, वो गैर वित्त विधेयक हो गया। अब गैर वित्त विधेयक भी भाई लोग 2 प्रकार के होते हैं, इसको भी समझ लो आप। गैर वित्त विधेयक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य विधेयक है और दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक। अब सामान्य विधेयक उस विधेयक को हम बोलेंगे जिसका संबंध संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से नहीं है, संविधान में संशोधन से इसका कोई जुड़ाव नहीं है, वो सभी विधेयक सामान्य विधेयक में आ जाते हैं। दूसरी तरफ है संवैधानिक संशोधन विधेयक, जिसका संबंध संविधान में संशोधन से है, यानी कि जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाएगा, उसको हम बोलेंगे संविधान संशोधन विधेयक। इसके अलावा जितने भी दूसरे प्रकार के विधेयक होंगे उसको हम बोलेंगे सामान्य विधेयक, ठीक है। अब चौथा प्रकार हम बात कर लेते हैं, जो कि है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक यानी कि जिसका संबंध पैसों से है, पैसों की चीजों से है, ठीक है, वो हो गया आपका वित्त विधेयक। दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे देश में कानून का निर्माण कैसे होता है, यानी कि संसद में कानून कैसे बनाया जाता है। तो आपको पता है कि यार सरकार, कोई भी नई सरकार आती है तो उसको बहुत सारे कामकाज करने होते हैं, कुछ नए कानून वगैरह बनाने होते हैं। तो कानून बनाया कैसे जाएगा, तो आपको पता है कि भाई केंद्र स्तर पे जो है वो केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य स्तर पर भी बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं। हम यहाँ पे संसद की बात कर रहे हैं, तो संसद के 2 सदन है ना, 2 सदन, उसके माध्यम से कानून का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमने विधेयक को समझ लिया। अब अगर कोई विधेयक जो कि धन विधेयक नहीं है, ठीक है, तो उसको किसी भी सदन में पेश कर दिया जाता है। मान लेते हैं कि भाई अगर जो धन विधेयक है तो उसको सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन अगर धन विधेयक नहीं है तो उसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो हम मान लेते हैं कि भाई एक विधेयक है जिसको लोकसभा में पहली बार पेश कर दिया गया। अब इसको कानून का रूप कैसे दिया जाएगा, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, इस विधेयक का परिचय दिया जाएगा, है ना। जितने भी सांसद है उनको बताया जाएगा कि ये जो विधेयक है क्या, और इसको लाने का, इसको कानून बनाने का हमारा क्या मकसद है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके अलावा दूसरी चीज क्या होगा कि विचार विमर्श किया जाएगा। अब जितने भी सांसद है वो सब क्या करेंगे, इस विधेयक पे जोरदार विचार विमर्श करेंगे, अपना सलाह देंगे, और जो भी कमियां होगी उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। तीसरे में वोटिंग होगी, मतलब सभी सांसद क्या करेंगे, वोट देंगे। अगर इसमें बहुमत मिल जाता है तो फिर इसको एक सदन से, यानी कि लोकसभा से, इसको राज्यसभा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। अब राज्यसभा में भी यही तीनों प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, इसका परिचय दिया जाएगा विधेयक का, उसके बाद विचार विमर्श होगा, और उसके बाद वोटिंग की जाएगी। अब मान लो कि अगर राज्यसभा में इसको बहुमत नहीं मिलता, या फिर राज्यसभा इसको लोकसभा में वापस भी कर सकती है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा में भी बहुमत मिल जाता है तो आगे इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। अब राष्ट्रपति या तो भाई हस्ताक्षर करने में देरी कर सकता है, या फिर वापस लोकसभा को लौटा सकता है, या फिर अगर वो हस्ताक्षर कर देता है तो कोई भी जो विधेयक है वो कानून का रूप ले लेगा, यानी कि एक्ट बन जाएगा वो। तो इस तरीके से संसद में कानून का निर्माण किया जाता है, कानून बनाया जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं कि
संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार से नियंत्रण रखती है, नियंत्रण रखने के उसके पास कौन कौन से साधन है ना। कार्यपालिका यानी कि सरकार, जो भी गवर्नमेंट है, जो कि इस समय अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी शासन व्यवस्था को चला रही है वही तो कार्यपालिका है ना। अब उस कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित संसद कर सकती है, तो इसके लिए पहला तरीका होता है बहस और विवाद। आपको पता है कि भाई संसद में हर एक मुद्दे पे, बहुत सारे टॉपिक पे आपको संसद के सत्र बुलाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे विवाद होते हैं, बहस होते हैं ना। तो इसमें प्रश्नकाल और शून्यकाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्नकाल में आपको पता है कि भाई बहुत सारे तीखे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जो भी मंत्रीगण होते हैं उनसे बहुत सारे सवाल उनके क्षेत्र से पूछे जाते हैं ना, तो ये सारे जवाब देने उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको पता है शून्यकाल भी होता है, जो प्रश्नकाल है 1 घंटे का होता है। इसके बाद शून्यकाल भी लोकसभा में होता है। अब शून्यकाल में कहीं से भी किसी भी टॉपिक से उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये एक तरीका तो ये हो गया। इसके अलावा दूसरा तरीका जो संसद है वो अपना सकती है कि कार्यपालिका जो भी कानून बनाना चाहती है ना, उसको स्वीकार कर सकती है या फिर अस्वीकार कर सकती है। क्योंकि आपको पता है कि भाई जो संसद है उसमें जो इस समय जो लोकसभा के जो सदस्य हैं सिर्फ वही नहीं होते हैं, बल्कि राज्यसभा के जो क्षेत्र है ना, वहाँ से भी बहुत सारे सदस्य चुन के आते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, कानून को बनाने में देरी करवा सकते हैं या फिर उस कानून को अस्वीकार कर सकते हैं, उस कानून को लागू करवाने से मना कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के अपनाए जा सकते हैं। इसके अलावा है वित्तीय नियंत्रण। अब भाई सरकार को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। बिना पैसों के तो भाई जो कार्यपालिका इस समय की है वो शासन व्यवस्था को चला नहीं सकती है। तो संसद क्या कर सकती है कि वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से, यानी कि बजट के माध्यम से, जो भी बजट पेश करती है उसके माध्यम से, या फिर जो भी मतलब जो विपक्षी दल के जो नेता लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, सरकार से पूछ सकते हैं कि भाई वो जो पैसे है उसको किस तरीके से खर्च करना चाहती है, कहाँ खर्च करना चाहती है। ये सारे सवाल जवाब वहाँ पे उससे हो सकता है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो कार्यपालिका है, वो पैसों के लिए संसद पर ही निर्भर करता है। तो ये वित्तीय नियंत्रण भी एक बहुत ही अच्छा साधन है संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। तो यार स्वयं को नियंत्रित करने के लिए क्या है कि संसद का अनुशासित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है संसद का अध्यक्ष, है ना। जो भी संसद का अध्यक्ष है वो विशेष किस्म की भूमिका संसद को अनुशासन में रखने के लिए निभाता है। इसके अलावा आपको दल बदल कानून के बारे में भी बताना है कि संसद को मतलब स्वयं को नियंत्रित करके रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए क्या है, दल बदल उनको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया है। जो हमारे संविधान में 52वां संवैधानिक संशोधन हुआ जिसके माध्यम से दल बदल को खत्म कर दिया गया। अब ये दल बदल होता क्या है, दल बदल में होता है क्या है कि कोई नेता है जो कि किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेके चुनाव लड़ा, उसके बाद जीतने के बाद उसने क्या किया, किसी और दल में शामिल हो गया, किसी और दल की सदस्यता हासिल कर ली। ठीक है, इसी को दल बदल कहते हैं। जिससे कि संसद का जो माहौल था ना वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता था। ठीक है, पता ही नहीं चलता था कि कौन सा व्यक्ति किस पार्टी की तरफ से है। तो कहीं ना कहीं जो दल बदल कानून है उसको खत्म किया गया है। इससे भी संसद में एक अच्छा माहौल बना रहता है। और अगर कोई व्यक्ति दल बदल करते हुए पकड़ा गया तो उसको एक तरीके से सांसद का पद तो खोना ही पड़ता है, लेकिन आगे चल के कोई भी चुनाव भी वो नहीं लड़ सकता। तो ये भी एक विशेष कानून बनाया गया है। सो गाइस, ये जो आपका 5वां चैप्टर था विधायिका जिसका नाम है, ये चैप्टर आपका खत्म करवा दिया जा चुका है। अब इस चैप्टर के ऊपर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी ऐड कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।